हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का हम लोग ने लिया है, जो है 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 CBT 1 का, जिसमें कि मैथ और साइंस को देखने वाले हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि इस तरह इससे जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं पूरा क्वेश्चंस करने का। इसमें टोटल जो होगा आपका, देखिए 20 मैथ होगा और 10 साइंस का क्वेश्चन होगा। इसमें हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चंस, यदि x-3 से विभाजित होने पर इसको 22 शेष देता है, ठीक है, फिर इसको x-3 से विभाजित करने पर 24 शेष देता है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको पकड़िए पहले, यहाँ जो भी हो इसको पकड़िए। क्या है, x-3 बराबर 0 मान लीजिए। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल गया, 3। तो इस पहला इक्वेशन में पुट कीजिए। क्या है पहला इक्वेशन, x² प्लस ax प्लस बी, और शेष बोल रहा है 12 बच रहा है, बराबर में 12 कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ ये x बराबर यहाँ पर क्या निकला, 3। तो यहाँ इसमें पुट कर दीजिए। 3 दिया 9, ये 3a, x के जगह पर 3 को पुट कर दिए, प्लस b बराबर क्या हो गया, 12। तो यहाँ से कह सकते हैं 3a प्लस b बराबर 12 में हो गया 3। ओके, इतना। फिर दूसरा इक्वेशन, यहाँ पर इसको पकड़िए x-3 को। तो सेम कंडीशन है दोनों, तो इसका मतलब यहाँ भी इसमें भी x बराबर 3 ही पुट करना होगा, और शेष 24 दे रहा है। ओके, मैं इसको दूसरा कलर से ले लेता हूँ। ठीक, तो क्या है, x² प्लस bx प्लस a बराबर कितना लेना है, 24 शेष बचा रहा है, तो बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ x के जगह पर, क्योंकि इसको भी सोल्व करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ भी 3 पुट करके, तो 3 दिया 9 प्लस यहाँ x के जगह पर 3 पुट करेंगे, 3b प्लस a बराबर 24। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, 3b प्लस a बराबर 24 में 9 जाएगा तो कितना, 15। ठीक है, क्या मेरी बातों से आप सहमत है। तो इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए। तो अब इन दोनों को एक जगह लिख लीजिए। इसको लिखिए पहले 3a प्लस b बराबर 3। फिर इसको सीधा करके लिख सकते हैं क्या, a प्लस 3b बराबर 15। बस हमसे a प्लस b का ना मान पूछा है, तो ज़्यादा दिमाग क्या लगाना। देखिए आसान कैसे हो सकता है। तो 3 1 4a प्लस 3 और 1 4b बराबर यहाँ से कितना, 15 3 18। ठीक है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस b बराबर, इधर 4 कॉमन लेंगे तो इधर जैसे यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए। ठीक है, बराबर में 18। तो a प्लस b बराबर क्या, 18/4, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। मेरे में से तो कहीं हमने गलती नहीं किया है। बिल्कुल परफेक्ट है, या तो कहीं क्वेश्चन में मिस होगा या कहीं ऑप्शन ही गलत होगा। तो कर लीजिएगा, ऑप्शन होगा, या तो हो सकता है कि ये सब मान उनमें कुछ गलती हो, हालांकि करने का तरीका यही है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर नन डाल लीजिएगा,
वो हो जाएगा 18/4। ओके नेक्स्ट। अच्छा मैंने गलती किया है, ध्यान में आ गया। देखिए कहाँ पर, ये देखिए क्या है 22 और हमने क्या लिखा है 12। ओके तो यहाँ से घटाइएगा क्या हो जाएगा, 9 घटाइएगा तो 13, इसका मतलब यहाँ पर 13, 13 15 28, 28 को आप 4 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा a + b = 7। ओके 7 राइट आंसर है। ओके मिस्टेक हमें से हो गया था। ओके नेक्स्ट। ये छोटी मोटी तो गलती होते रहती है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई रहे। साथी ने प्रति 8 वर्ष साधारण ब्याज का वादा करने वाले बैंक में 825 रुपया जमा किए। अगर साथी ने 5 वर्षों तक अपना रुपया बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज कमाएगी। रेट 8% और समय 5, तो टोटल कितना 8 पंचे 40%। किसका, इसका निकाल दीजिए मूलधन का 40% यानी 825 का 40%, प्रतिशत मतलब नीचे में 100। उम्मीद ऐसे भी आप इसे आसानी से कर लोगे। तो 2 से 5 से ये 16 पंचे 80 55 25, 165 दूनी 330 होगा कि नहीं। 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 33, बिल्कुल 530 राइट आंसर है। हालांकि आप सूत्र लगाकर भी निकाल लीजिएगा। देखिए 3, ये जो भी डाटा है उसका माध्यक ज्ञात करने बोल रहा है। माध्यक ज्ञात करने का सिंपल सा रूल है कि आप इसको किसी भी क्रम में सजा लीजिए, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में सजा लेता हूँ, 1 1 2 2, उसके बाद क्या 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ये टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें भी 6 संख्या। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, सूत्र के चक्कर में नहीं पड़िए जब इतना छोटा डाटा दिया रहे तो। ओके तो इधर से कटाते जाइए, एक इधर से कटाए, एक इधर से कटाए, एक इधर से फिर इधर से, लास्ट में जो 2 संख्या बच गया उस दोनों को ऐड कीजिए। 2 + 3 कितना 5, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.5। तो डायरेक्ट आंसर 2.5। या तो आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये इसमें कितना टोटल 6 संख्या था, तो सम संख्या के लिए जो फार्मूला होता है माध्यक के लिए, सम संख्या के लिए जो होगा वह n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद अपॉन 2। वहाँ पद मतलब क्या, जैसे यहाँ पर n का मान आप टोटल कितनी 6 संख्या 6/2 वहाँ पद। ओके प्लस यहाँ पर 6/2 + 1, ठीक है अपॉन 2। तो ये 3वां पद प्लस इसको हल कीजिएगा 3 1 4वां पद वहाँ पद अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3वां पद क्या है यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा, 3 2, चौथा पद क्या है, ये तीसरा हुआ तो ये चौथा अपॉन 2। बस सेम कंडीशन था, तो फार्मूला से क्या लेना देना। ऐसे कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 संख्या रहता तो इधर से 3 कट जाता, इधर से 3 कट जाता, बीच में जो भी बचता वही आपका डायरेक्ट माध्यक हो जाता। बात समझ रहे हैं। अगर 7 संख्या रहता तो विषम संख्या के लिए कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट करने का मतलब n + 1/2 पद यही आपका माध्यक हो जाता है, लेकिन सीरीज में सजाने के बाद ये विषम पद के लिए। ओके
नेक्स्ट, एक कक्षा में 12 लड़कों की परीक्षा में औसत अंक 16 था, ठीक है, जबकि कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 18.1 था, तो लड़कियों का औसत अंक क्या है? मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के 30 है, उनमें से 12 लड़कों का 16 है, तो योग बराबर क्या होता है? तो आपको तो पता होगा, माध्य गुना, माध्य या औसत जो भी बोले, माध्य गुना कुल संख्या, यही ना, कुल योग बराबर। तो लड़कों की संख्या कितना? 12, उसका औसत कितना? 16, तो लड़कों का कुल योग इतना हो गया, ये लड़कों का कुल योग हो गया, प्लस लड़की 30 गो में से 12 लड़का है, तो लड़की कितना बच गया? तो आपका जवाब होगा 16। तो इसकी औसत हमसे पूछ रही है, हमें इसकी औसत नहीं पता, तो मान लीजिए x। तो यहाँ पर टोटल इधर 12 और 18 होगा दोस्त, 16 नहीं 18। तो यहाँ पर टोटल 30 इधर हो गया, तो 30 गो का डायरेक्ट है, यहाँ 18.1 दिया है, तो 30 गुना 18.1, इसको हल कीजिए, जो x का मान होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो 72 7 12 का 12 7 19 प्लस 18x बराबर, इधर इसको गुना कीजिएगा तो 3 18 54 543। ओके, तो 18x बराबर क्या हो जाएगा? इधर घटाइए इसमें 192, तो 1 फिर घटेगा 14 में हो गया 5, फिर 4 में 1 गया 3, 351। तो x बराबर 351/18, कटाइए देखिए कितने बार में कटता है। 18 एक भाग मैं दे देता हूँ इधर, 18 एका 18 बच गया आपका, 15 मार गया 7 1 1 18 बस 88, 11 में 2 गया 9.18 पंचानवे 19.5 इसका राइट आंसर। एक्स का ही हमने लड़की का औसत को एक्स मान लिया, तो वही एक्स आ गया। हालांकि ये सब प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे अगर आप पहले से हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस को किए होंगे। ओके, 7 सेंटीमीटर की एक भुजा वाले एक ठोस घन से 7 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक शंक्वाकार भाग को बाहर निकाला जाता है, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे, एक ठोस घन है, एक बड़ा सा जो भी हो, ये घन है, ये आपका घन है। इससे बोलता है एक शंकु काटकर निकाल लिया जाए, एक शंकु काटकर निकाल लिया जाए, तो फिर बाकी बात जो घन का शेष हिस्सा बचेगा उसका आयतन क्या होगा। तो घन, हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, घन का आयतन और शंकु का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है आपको पता होगा कि भुजा का क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। तो भुजा तो हमें दिया है कि 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब माइनस 1/3, पाई का मान हमें पता है, इसमें नहीं दिया है तो 22/7 है ना, 22/7 r। अब हमें r चाहिए, r कहाँ है, ये शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 3, r स्क्वायर है तो 3 गुना 3, फिर ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 7 है। बस इसको कटाइए पिटाइए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ये कटा, ये कटा, तो 7 का क्यूब 343 माइनस
22 या 66। अब यहाँ पर देखिए आप सोल्व कीजिए, घटाइए या तो सीधा यूनिट डिजिट देखिए, 13 में 6 जाएगा तो लास्ट में 7 बचेगा और लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन में। बस ये आपका आंसर। कल आपको हमारी वीडियो नहीं मिली होगी, थोड़ा कुछ रीजन था, कहीं भोजूस था, पार्टी उटी शादी ब्याह, जिसके वजह से आप लोगों को नहीं मिला। आगे कोशिश करेंगे कि आपको पर डे 9 बजे मिल जाए एक वीडियो। और इससे पहले हमने टोटल एलपी टेक्नीशियन का जो 29 शिफ्ट में हुआ था वो सारा कंप्लीट करवाया, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर सभी चीज़ को उस पेपर में इंक्लूड किया है। देखिएगा आपको वहाँ से बहुत चीज़ मिलेंगे, बहुत चीज़ रिवाइजिंग हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इससे बेहतर देखिए यहाँ पर आपका मैथ का रिवाइज हो जाएगा, मैथ और साइंस का, और वहाँ पर आपको सभी तरह के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। बात समझ रहे हैं। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हालांकि मैं अभी कुछ देर में आप लोगों को टेलीग्राम का क्यूआर दे देंगे, वहाँ से सर्च करके जुड़ जाइएगा। ओके, तो चलिए इसको बनाइए। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है, ठीक है। यानी पिता है और एक सन है, चलिए कोई बात नहीं, फादर सन भी लिख सकते थे। 60 है। 6 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 साल पहले पिता का जो उम्र था पुत्र की आयु का 5 गुना था। ओके, यानी पुत्र की आयु 1 थी तो उसका 5 गुनी थी। कब? 6 साल पहले। अनुपात में यहाँ पर मान लो। देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप तरीके से करो, आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट लगाओ उतना ज़्यादा फायदा है। तो कब? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले कहने का मतलब यहाँ पर योग वर्तमान में दोनों का दिया है कि 60। तो 6 साल पहले कहने का मतलब अगर हम 6 साल पहले का योग निकालना चाहें P+S, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जरूर, इस क्वेश्चन को आपको पूरा हल नहीं करना पड़ेगा। तो 6 साल पहले, तो दोनों में 6 साल घटाना ना होगा। तो कहते हैं मतलब कि पुत्र में भी 6 साल आप माइनस कर दीजिए और इसमें भी, सन में भी 6 साल माइनस, तो टोटल कितना? 12 साल माइनस कर दीजिए वर्तमान में, तो कितना हो गया? 48 साल। कब? 6 साल, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, और ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है और 6 वर्ष पहले का ये योग है। तो यहाँ पर अनुपात का योग कितना? 6, और रियल योग कितना? 48। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का मान 6 है तो 5 का मान 30 और 1 का मान 6। तो ये 6 साल पहले है, तो हमें 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। 6 वर्ष बाद का, तो हमें यहाँ पर वर्तमान उम्र में जाने के लिए हमने 6 वर्ष घटाया था। क्या किया था? 6 वर्ष घटाया था दोनों में, तो दोनों में 6 वर्ष ऐड कर देते हैं। तो ये 6 वर्ष ऐड कर देंगे दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा? 36 और ये 12। तो ये वर्तमान में पहुंच गए। ये कहाँ पहुंच गए? वर्तमान में। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अब हमसे पूछ रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र। अच्छा, यहाँ पर गलती 8 है। आज कितना गलती हो रहा है, यही होता है एक आध दिन मिस होने से। देखिए कंटिन्यू रहता है तो फिर टाइमिंग बना रहता है, दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग भी कंटिन्यू रहिए। 1 का मान कितना? 8, तो 5 का मान 40 और 1 का मान 8 है कि नहीं? 1 का मान 8 ही तो है। तो ये आपका कितना? ये है 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष बाद में जाना है और पुत्र का पूछ रहा है। तो इससे क्या लेना देना? इसमें 6 वर्ष ऐड कीजिए, तो ये कब वर्तमान में पहुंच गए, यानी 14 वर्ष उसका रियल एज है। 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है, 6 वर्ष और ऐड कीजिए, 20 वर्ष।
ये राइट आंसर है। हालांकि आप इक्वेशन से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कीजिएगा तो जल्दी आंसर आएगा। जहां आपका 1 मिनट लगने वाला है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड लगने वाला है, इस सब तरीके से। हालांकि आपका सोचने का तरीका होना चाहिए कि आप कैसे सोचते हैं। आयाती ने 13% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 22% लाभ कमाया होता। ठीक है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, कोई भी वस्तु को हम सीपी मान लेते हैं, 100% है। कितना? 100%। जब उसे 13% की हानि हुई तो इसका मतलब हुआ 87% में बेच रहा था। बात समझ रहे? जब उसे 22% का लाभ होना था तो इसका मतलब 122% में बेच रहा था, और उसको इस दौरान 49 रुपया अधिक मिल गया। अगर 87 रुपया में बेचता जब बेच रहा था तो उस समय, और जब 122% पर बेच रहा था तो उस समय इन दोनों का अंतर हमें 49 रुपया दिया है। तो यहाँ से इनका अंतर कितना? 12 7 गया 5, 8 11 मार गया 3, 35%। और इसी 35% का मान हमारे पास जो है 49 रुपया दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5% बराबर कितना हो जाएगा? 7 रुपये। कैसे? देखिए, दोनों साइड हमने 7 से कटा दिया तो 5% बराबर 7%। अब हमसे पूछा क्या है? 130% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी अब हमें जो है 30% लाभ कमाना है। कब? 30% लाभ। इसका मतलब हमें 130% का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 130% का वैल्यू। तो इसको 130, 5 को 130 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 5 दूनी 10, 5 6 30, यानी 26 से गुना करना होगा। किससे? 26 से। तो 26 से गुना कीजिएगा तो 130। इसको भी आप 26 से गुना कर दीजिए। 6 7 42। लास्ट में 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है क्योंकि पॉइंट वॉइंट में तो आएगा नहीं। हालांकि कर लीजिए। देखिए, 6 7 42, 7 14, 4 18, 182। तो हमें 130% की वैल्यू मिल गया 182। बस परसेंटेज पर थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए आपका, और क्या। और इस सब प्रश्न में कुछ थोड़ी ना है जी। 15 18 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या है? तो इस देखिए, ये क्वेश्चन कितना इजी सेट किया है। मैं कहता हूँ, देखिए, कभी एलसीएम दी गई संख्या से छोटी नहीं हो सकती है, मतलब 3 और 6 नहीं हो सकता है। 15 18 24 इन तीनों में से किसी से भी छोटी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म बचा, ये और ये ना। तो अब इसका मतलब इसमें क्या है, मैं देखिए थोड़ा सा आपको पकड़ने का हिंट्स देता हूँ। ये 3 गुना 8, और 8 से कटने का मतलब है कि लास्ट का 3 संख्या 8 से कट जाए। तो 8 से कौन सा संख्या कटेगा? क्या ये 8 से कटेगा? क्या 8 8 6 48 बच गया 6, नहीं कट सकता है। 8 से एक ही ऑप्शन कटेगा। हालांकि मैंने 9 से भी चेक कर सकते थे। यहाँ क्या है? 9 गुना 2, 9 गुना 2 है। तो इसका मतलब 9 से तो दोनों ऑप्शन कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, इसलिए मैंने 9 नहीं उठाया, डायरेक्ट 8 उठाया। और 8 से कटने का मतलब है कि 3 संख्या कटनी चाहिए 8 से। जैसे कितना बड़ा नंबर हो, ये इतना बड़ा नंबर है, अगर इस संख्या को अगर 8 से पता करनी है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमें लास्ट का 3 नंबर को 8 से भाग देकर देखना होगा। अगर कट गया तो इसका मतलब हुआ पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट उसको कीजिए। क्या है? दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 15 20 18 23, ये जो भी है। तो इसमें जो यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से देख रहा हूँ
कि यहाँ 3 बढ़ा है, उसके बाद यहाँ भी 3 बढ़ा दीजिए, तो 18 में 3 गया 21, 21 में 3 24, बिल्कुल सही सीरीज चल रहा है कि नहीं। तो बस, हालांकि वही चीज़ ऐसे भी चल रहा है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आता है। एक समलंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है और एक अर्धगोले का आयतन के बराबर है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो शंकु में 2 चीज होगा आयतन के लिए, एक तो आर चाहिए और एच चाहिए। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बारे में बोला गया है कि जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है, तो ऊंचाई एच को हम 2 मान लेते हैं और त्रिज्या को 1 मान लेते हैं। यही तो कहा है, इसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है, ऊंचाई 2 है तो त्रिज्या 1 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि जो एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, फिर कह रहा है अर्धगोले के आयतन के बराबर है, इन दोनों के आयतन को इक्वल कर दीजिए। शंकु का आयतन क्या, 1/3 पाई स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या है, 2/3 पाई क्यूब। अच्छा, चलिए इसकी बड़ी आर मान लेते हैं अर्धगोले के, तो 1 ऐसे भी कटा भी सकते हैं, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, जो जो कट गया उसको कटा देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आर बचा, और इसकी आर कितना 1 का स्क्वायर 1, एच कितना 2, यहाँ पर क्या है 2, इधर आर क्यूब बचा, आर क्यूब हमें निकालना है, अर्धगोले की त्रिज्या फाइंड करनी है, तभी तो हम बता पाएंगे कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो ये 2 से 2 खत्म, तो आर क्यूब बराबर 1, तो आर बराबर क्या, इसका रूट 1 का रूट क्यूब कीजिए या फलना निकलना कुछ भी कीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है कि नहीं। तो बड़ी हमें पूछा किसका, अर्धगोले की त्रिज्या यानी बड़ी आर और शंकु की त्रिज्या यानी छोटी आर का अनुपात। तो छोटी आर को हमने 1 माना था और बड़ी आर भी 1 निकल गया, तो 1:1 है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन समझना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को, है कि नहीं। कुछ दोस्त नहीं समझ पाते हैं, वो छोड़ देते हैं एग्जाम में। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक है, यानी कोई संख्या बड़ा सा नंबर होगा। तो जब 8 को प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:5 हो जाता है। तो 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जो अनुपात था 3:2 था, ठीक है, बाद में जो अनुपात बन गया 8 जोड़ने पर 7:5 बन गया। देखिए इसको इक्वेशन से बचना चाहते हैं, इसको इक्वेशन से ना हल करके डायरेक्ट इस तरह से हल करें, देखिए इसमें क्या करना होगा। इस जगह दोनों का अंतर सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक में बोला है 8 जोड़ रहे हैं, तो दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। क्या दोनों का अंतर सेम है, इन दोनों का अंतर 4 है, 7 3 और 4 का, और 5 और 2 का अंतर 3 है, तो अंतर को समान करना होगा। और अंतर समान कैसे होगा, इस बात को समझिए, ठीक। देखिए इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर क्या 2, तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुना कर दीजिए और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुना कर दीजिए। अब जो बनकर आएगा नया अनुपात, ये क्या 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 एका 7 और 5 एका 5। क्या अब इन दोनों का अंतर समान आया, इसका भी 1 इसका भी 1, और इसी 1 का मान यहाँ पर 8 दिया, क्योंकि प्रत्येक में बोला था 8 जोड़ा है। 1 का मान 8, हमें पूछ रहा है 2 संख्या में से बड़ी संख्या कौन है। पहले ये जो बांटा हुआ था 3:2 में, नहीं ऊपर वाला का लेना है, जब भी लेना है ऊपर वाला है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमें बड़ी संख्या पूछा, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 6, 4 और 6 में क्या अनुपात, बड़ी अनुपात क्या है 6, तो 1 अनुपात का मान 8, तो 6 अनुपात का मान कितना 48, एक निश्चय से गुना कर दीजिए, ये राइट आंसर। क्या यहाँ पर इक्वेशन काम किया,
इक्वेशन से बचना चाहते हैं तो इस तरह के तरीके को सीखिए। मैं तो बस कह ही सकता हूँ, बाकी बात आपकी इच्छा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं चैनल पर तो लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कि और भी हमारे वीडियो आप तक पहुँचे तो बेल आइकन और घंटा वंटा भी जो भी है दबा लीजिए, ताकि बराबर हमारी वीडियो मिलती रहेगी आपको, है कि नहीं? नहीं तो फिर आपकी इच्छा, आपका जो सोचना, क्योंकि मैं कभी अपने चैनल का बारे में बताता नहीं हूँ कि आप इस चैनल पर जो भी हो, मैं नाम लेता नहीं हूँ जल्दी, और हमें लेने में बनता ही नहीं है क्या स्टडी वंस बाय मंडल जी। हालांकि आप लोग हमें सर्च करना चाहते हैं तो आप जो भी टॉपिक लिखें लिख दीजिए, बगल में बाय मंडल जी लगा दीजिए, देखिए आ सकता है तो आ जाए। और मंडल जी का स्पेलिंग जो होगा MANDALJEE, ये हो सकता है आ जाए, मेरे मुँह से आ जाता है, मैंने ट्राई किया था एक आध बार। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए। तो यहाँ से हल करना होगा, तो प्लस वाले को पहले 90 7 160, 160 में 80 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 80 80 80 160, ठीक। तो 80, इसमें यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब 270 में आप 80 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 0 17 9 8 190। तो 510 में आप 190 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 0 और 11 में 9 गया 2, 4 में 11 3, 320। तो 320 यहाँ माइनस ही है तो 320 घटाइए, इसमें देखिए कितना आता है? 0, 5 में 2 गया 3, तो 3 तो एक ही ऑप्शन में है, ये हो गया। ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करें, बदमाश का है तो क्या उसको रूल से ही करें क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। 10 लोग मिलकर 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। 6 लोग प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में केवल आधे ही कुशल है, तो उनमें से प्रत्येक ऐसी दीवार के 3/5 भाग को पूरा करने में लेगा समय, यानी समय कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप MDH लगा सकते हैं, M1 D1। अच्छा, घंटा वंटा का तो यहाँ पर कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ पर जो पहले काम आदमी काम कर रहे हैं कितने दिन लगा रहे हैं, जो बाद में आदमी काम कर रहे हैं कितने दिन लगाएंगे, यहाँ पर टोटल कितना काम हुआ था, यहाँ पर टोटल कितना काम करना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। M1 पहले कितने आदमी थे? 10 लोग, उसके बाद दिन कितना लग रहे थे? 12 दिन, है ना। W1 कितना, यहाँ पर देखिए जो नीचे में है वह टोटल काम है, यानी 5 काम करना था, कितना? यदि किसी को कोई काम को टोटल काम मान लीजिए, अगर यहाँ से आप अगर फंस रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कुल काम को मान लीजिए, हम कहते हैं 10 काम टोटल है, 10 काम, यहाँ पर 10 काम कर रहा है, ठीक। अब आगे समझिए, यहाँ पर हमने टोटल काम 10 मान लिया, M2। अब बाद में कितने लोग? 6 लोग। और जो कि बोल रहा है कि पहले जो भी काम करते थे उसकी जो भी क्षमता थी उससे आधे ही कुशल है, इसका मतलब इसकी क्षमता आधा हो गई, इसको और आधा कर दीजिए। D2 यानी कितने दिन लगेंगे, तो यही तो पूछ रहे हैं। W2 यानी बाद में काम कितना करना है, पहले 10 काम करता था, अब उसका 3/5 भाग पूरा करना है, कितना? 10 का 3/5, तो कितना? दोनों, यानी ये 6 काम आप करना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं, तो ठीक है। तो आप ये 10 से 10 घटा सकते हैं, मैं पेन को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ,
तो ये यहाँ से कट कर क्या हो जाएगा, 6 से ये 3 यहाँ पर बनेगा और 3 से ये 4 बार में 6 चौके 24, तो D2 बराबर कितना आ गया 24 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को समझने का कोशिश कीजिएगा और क्या। आप तो बच्चे रहे नहीं कि जो आपको समझाएंगे, है कि नहीं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया और समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज 290 रुपये, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप फार्मूला लगाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा फंस जाइएगा, तो मैं कहता हूँ फार्मूला से बेहतर है तो थोड़ा सोचिए। आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया और साधारण ब्याज इतना। अगर हम SI की बात करते हैं और CI की, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो पहला ईयर, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो साधारण ब्याज 290 रुपया हो रहा है टोटल कितने 2 साल में। पहला साल कितना लगा होगा इसका अधिया, कहने का मतलब 145, और चक्रवृद्धि ब्याज भी जो लगता है पहला साल जो साधारण ब्याज लगेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज भी लगेगा, इस बात को समझिएगा 145, ठीक है। दूसरा वर्ष जो लगेगा यानी सेकेंड ईयर जो लगेगा वो भी 145, तभी तो ये 2 साल में 290 हुआ है। तो इसमें दूसरा वर्ष में जो लगेगा 145 तो लगेगा ही लगेगा, कुछ रुपया एक्स्ट्रा लगा होगा तभी तो ये 304 रुपया हुआ है। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ तक में टोटल कितना SI आ चुका है, तो आपका जवाब होगा 290। कितना आ चुका है 290। मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा समझने का कोशिश, 290। तो टोटल यहाँ पर लगा कितना है 304.5, तो इसका मतलब ज़्यादा कितना लग रहा है 290 घटाइए 0.541 यानी 14.5 रुपया ज़्यादा लग रहा है। वो जानते हैं क्यों, थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो 14.5 रुपया ज़्यादा जो लग रहा है वह इस वजह से लग रहा है कि फर्स्ट ईयर में जो ब्याज लगता है उस पर कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, लेकिन जैसे यहाँ आप सेकेंड ईयर में जाइएगा इस 145 पर भी ब्याज लगेगा। यानी जो ये आपका सेकेंड ईयर में जैसे यहाँ पर पहुँचिएगा तो सेकेंड ईयर में तो आपका ये जो 145 रुपया पहले वर्ष में जो लगा उस पर भी ब्याज लगता है, और वही ब्याज यहाँ पर है 14.5। चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है ना कि ब्याज पर ब्याज लगना, इस 145 पर ब्याज लगा है, 145 पर 14.5 रुपया ब्याज लगा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, बस इसको कटाइए पिटाइए, यहाँ से 1 0 खत्म, ये कट गया तो कितना आया 10%। बाकी बात आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोनिका के जन्म के समय उनके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उनके 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। उसके माता और पिता के बीच का अंतर क्या है, ये बात पूछ रहा है। ओ सीट, लाइन भी भाग गया, क्या करूँ। चलिए देखिए, एक मोनिका नाम की कोई व्यक्ति है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और उसका कोई पिता है यानी फादर, ठीक है। तो जब मोनिका का जन्म हुआ तो मोनिका कै वर्ष का 0 वर्ष का, उसका पिता 38 वर्ष का था होना चाहिए, थी नहीं। जबकि उनके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म, जब इसका एक छोटा भाई है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ छोटा ब्रदर, जो है 4 वर्ष बाद जन्म लिया, इसका मतलब ये 4 वर्ष का हो गया होगा और ये 38 4 42 वर्ष का हो गया होगा, और ये जन्म लिया 0 वर्ष का। मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो उस समय उसकी माँ 36 वर्ष की थी,
जब ये 0 वर्ष का था तब इस समय इसकी माँ 36 वर्ष की थी, मदर। ओके, 36 वर्ष का था। अब पूछ रहा है कि माता पिता के बीच के उम्र का अंतर क्या, तो इन दोनों की उम्र का अंतर कितना, 6 वर्ष। थोड़ा गौर से समझिए, ये सब क्वेश्चन में कुछ आता नहीं है, लेकिन पता नहीं बहुत कम लोग क्यों करते हैं इस प्रश्न को। चलिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कीजिए आप भी। पहले वीडियो रोककर कोशिश कीजिए करने का। देखिए ये क्या है, 4a प्लस 1/5a बराबर 4। हमसे पूछ रहा है 25a² प्लस 1/16a² का मान क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। कैसे फाइंड करें, कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ 25 आ गया है, हिसाब किताब तो लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ ये जो 4 है इसको 5 बनाने का कोशिश कीजिए, और ये जो 5 है इसको 4 बनाने का कोशिश कीजिए, तभी ये 25 और 16 में चेंज हो पाएंगे। जैसे कि देखिए समझिए, मैं कहता हूँ कि 5/4 से इस पूरे इक्वेशन को गुना कर दीजिए। 5/4 से 5/4 से इसको गुना करेंगे, 4a गुना 5/4 प्लस 1/5a गुना 5/4। इधर गुना हो गया तो इधर गुना न करना होगा, 4 को 5/4 से गुना कर दीजिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या बनकर आएगा, ये 4 से 4 खत्म, ये 5 से 5 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, तो अब बचा क्या, 5a गुना 5 5a प्लस यहाँ कुछ बचा क्या, 1/4a बराबर में 5 बच गया। क्या बच गया, 5। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बस अब ये क्वेश्चन निकला, क्या अब हिसाब किताब लग सकता है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर में जाना है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि अब जब इतना रहे, यहाँ पर कुछ रहे, तो क्या करना है, तो डायरेक्ट करना क्या है, 25a² प्लस 1/16a² बराबर 25 माइनस 2। चलिए मैं बेसिक्स समझाता हूँ, हो सकता है यहाँ पर बहुत को थोड़ा लग जाएगा कि कटिंग हो रहा है, और हो सकता है समझ भी ना पाए। हालांकि ये प्रश्न अच्छा है, कई बार हम इस प्रश्न को घूमते हुए देखे हैं एग्जामों में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का स्क्वायर, तो इसका मतलब 25a² प्लस 1/16a² प्लस 2a कितना 5a, b कितना, यानी इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो 4a, और फिर इतना तो हो गया, इधर कितना 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये 2 से तो कट जाएंगे, 2 बार में a से a कट गया, तो इधर आ गया इतना का तो ही मान चाहिए हमें। इधर हल करके क्या आएगा, 1/2, अच्छा 5/2, 5/2, ये प्लस में है तो उधर चल जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, ये प्लस में 5/, ये है यहाँ पर क्या है, इसको हल करने पर बात समझिएगा। इस पूरे को हल किए तो यहाँ क्या आया, 5/2 और प्लस इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझिएगा, बराबर में 25। तो यहाँ से ये इतना बच जाएगा, तो ये इधर 25 माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 5/2, तो इसको हल्के 25 दूनी 50 में 5 गया 45/2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हाँ ये मैथ का क्वेश्चंस खत्म। ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक यानी QR है, सर्च करके यानी स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। और ये नहीं कि फ़ोन पे गूगल पे से स्कैन कर लीजिएगा, नहीं, आप आपके मोबाइल में एक स्कैनर होगा, डॉक स्कैनर जो भी हो, उस स्कैनर से कीजिएगा, ना कि फ़ोन पे गूगल पे से, नहीं होगा। ओके, यहाँ देखिए, यदि दिए गए वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य को कैसे प्रभावित करेगा। तो देखिए, इस सब क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमें याद है। फ्रीक्वेंसी एफ बराबर ध्वनि की चाल अपान तरंग दैर्घ्य, यानी ये फार्मूला होता है। तो कहता है कि आवृत्ति को बढ़ाना है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य को कैसे प्रभावित करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, तरंग दैर्घ्य, जैसे अगर हम सी बराबर यहाँ पर कहते हैं, सी बराबर क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये ना। तो अगर ये मान ना घटे बढ़े तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी सी का मान घटे बढ़े नहीं तो उसके लिए क्या करना होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो तरंग दैर्घ्य को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं, यानी तरंग दैर्घ्य को कमी करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं, तो ये राइट आंसर आएगी। थोड़ा बहुत फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है, ठीक है। किसी ऐसे ग्रह पर वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना और त्रिज्या 4 गुना, ठीक है। तो आप लोग भार का एक फार्मूला पढ़े होंगे, W या F बराबर पढ़े होंगे कि mg/r², ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से फार्मूला लिखा होगा, बड़ी G इंटू m/r², इस तरह से लिखा होगा आपका फार्मूला। तो ये G नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक। अगर हम पहले द्रव्यमान को हम 1 मान रहे हैं और उसके बाद त्रिज्या को भी हम 1 ही मान लेते हैं, 1 पहले जो R है उसको 1 मान लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आसानी से आपका आंसर तक पहुँच पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जी कांस्टेंट है, जी से कोई लेना देना नहीं है, जी को हटा भी दीजिएगा तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो m कितना 1, r कितना 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। तो यहाँ से जो निकल कर आया भार कितना आया, तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट आया, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से 1 माना है। तो लेकिन बाद में जो कह रहा है, बात को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, बाद में जो कह रहा है, जो द्रव्यमान है उसको हम 15 गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 15 गुना, और त्रिज्या जो है उसको 4 गुना, पहले 1 था तो अब उसका 4 गुना 4 कर देंगे, ठीक। तो अब भार क्या होगा, चलिए अब भार निकालते हैं। यहाँ कह सकते हैं W1, यहाँ पे W2 निकालते हैं। अब भार क्या होगा इस बात को समझिए। तो फार्मूला तो वही m/r², जिससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक। तो m कितना 15, r कितना 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 16। तो अब कितना आया 15/16, और पहले भार कितना आ रहा था 1, तो ये इसका कितना गुना 15/16 गुना, है ना। आसानी से सूत्र वूत्र याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग उमाग लगाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो न्यूलैंड में थोरियम अंतिम तत्व था। न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसमें अंतिम तत्व थोरियम था। तो आप लोग बताइएगा कि मेंडलीव का अंतिम तत्व कौन सा था? ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, आप लोग से सिखाया तो वीडियो तो आप लोग पूरा देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज दोस्त रिक्वेस्ट है कि आपसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ हमें भी कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। भले ही अभी कोई फायदा ना मिल रहा हो, लेकिन आपके सपोर्ट से कुछ ना कुछ फायदा तो होंगे। ये बात समझिएगा। और बाकी बात तो आप समझदार है ही। द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए यदि किसी निकाय का संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपको संवेग बराबर फॉर्मूला पता है क्या? द्रव्यमान गुना वेग, ये ना। और गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला? ये बात भी पता होनी चाहिए। हाफ mv²। ये दो फार्मूला यहाँ पर काम करेंगे, समझिएगा कैसे। तो कहता है द्रव्यमान को स्थिर रखना है। क्या करना है? द्रव्यमान को चेंज नहीं करना है, लेकिन संवेग को 3 गुना हो जाना चाहिए। संवेग 3 गुना हो जाना चाहिए। तो हम कहते हैं एम सेम टू सेम रहेगा। संवेग 3 गुना होने का मतलब क्या? इसका एम गुना भी का ये 3 गुना हो जाना चाहिए। इसका मतलब भी को हमें 3 गुना लेना होगा। भी को क्या लेना होगा? 3 गुना लेना होगा। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तभी तो संवेग 3 गुना होगा। क्योंकि द्रव्यमान को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ भी को चेंज करेंगे। ठीक है, तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, अगर उस समय संवेग से हम रिलेटेड उठाएं, तो अगर यहाँ पर कुछ मान अगर हम मान लेते हैं कि सब m 2 kg है, वेग 4 मीटर पर सेकेंड है, जो भी है, तो इस समय गतिज ऊर्जा क्या निकलेगा? जब हम m को 2 मान रहे हैं और वेग को 4 मान रहे हैं, तो हाफ m का मान 2 माने हमने, v को 4 माने, इसका मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16, ये 2 से 2 कट गया तो ये कितना? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। हमारी बात को समझ रहे हैं? यानी K1 यानी पहले जो गतिज ऊर्जा था वह यहाँ पर मान लेते हैं K1, वह 16 निकल कर आया। बाद में गतिज ऊर्जा क्या निकलेगी? जब m को 2 ही रहने देंगे और इसका वेग को 3 गुना करना होगा, यानी पहले वेग 4 था तो अब 12 हो जाएगा। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा गतिज ऊर्जा? ठीक, तो K2 यहाँ पर मान सकते हैं हाफ, m 2 ही है, वेग को हमने 12 कर दिया। 3 गुना करने का मतलब 12 कर दिया, यानी 12 का स्क्वायर 144। 144, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 से 2 कट गया, K2 कितना निकल गया? 144। तो आप बताइएगा, K1 16 है और ये 144 निकल गया, तो ये कितना गुना इसका है? तो आपका जवाब होगा कि 9 गुना है दोस्त। तो कह दीजिए इनका, इसके मूल्य मान का 9 गुनी हो जाएगी। आप कोई भी छोटा डाटा लेकर मान लीजिएगा, एक लेकर भी मान लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये करने का आसान तरीका है दोस्त। अगर कुछ ना समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी बात आपकी इच्छा। अगर आप पहले ही वीडियो छोड़कर चल जाते तो ये सब फिर कहाँ, और मेरी उम्र से जल्दी कोई बताता भी नहीं है इस क्वेश्चंस को। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, आपको एक फॉर्मूला आवर्धन बराबर पता होगा, माइनस हाइट ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा माइनस भी। ये दोनों होता है
आवर्धन का फॉर्मूला है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड हम लोग बना लेंगे इस प्रश्न को, आसानी से बन जाएगा। लेकिन बात रहा कि साइन कन्वेंशन नाम की भी कोई चीज होती है, यानी चिन्ह परिपाटी नाम की कोई भी चीज होती है, ताकि चिन्ह में लूं कैसे, ये बात है कि नहीं, आखिर कैसे लूं। चलिए जो जो हमें दिया है उसको पुट करते हैं, बाकी बात देखा जाएगा। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई 1.2 दिया है, इनसे हाइट ऑफ यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज की ऊंचाई पूछ रहा है, और वस्तु की ऊंचाई हमें 1.2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब भी क्या करें, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करनी है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर का दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ठीक है। और अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, वस्तु की दूरी हमसे दिया है 30 सेंटीमीटर। ये बात को समझिएगा, ठीक। तो लेकिन चिन्ह उनका कोई लफड़ा यहाँ पर है। अगर मैं अवतल दर्पण को देखता हूँ, ठीक, ये ध्रुव, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, बात समझ। तो अगर मैं कहूँ कि वस्तु दूर रखी है, तो वस्तु इधर रखी होगी, कहीं ना कहीं दर्पण के सामने रखी होगी। तो दर्पण के सामने रखी होगी तो माइनस में लेना होगा, किस में लेना होगा, ये 30 माइनस में, किस में होगा, माइनस में। इस बात को समझिएगा, ठीक। अब ये 60 को क्या लें, तो वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है, कहीं ना कहीं दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। इसका मतलब ये जो आपका बस प्रतिबिंब की दूरी है वो भी आपका माइनस में होगा, वो भी किस में होगा, माइनस में। तो ये माइनस से ये माइनस खत्म, अब इसको हल कीजिए, ये 2 बार में, लेकिन यहाँ पर माइनस रह गया है। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 1.2 गुना -2, तो -2.4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो आपका जवाब होगा 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल होते हैं एक इकाई में इतना। तो हमें चाहिए कितना, 320 इकाई, 320 यूनिट चाहिए। तो 320 यूनिट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए ना, ये एक का 320 गुना है, तो इसको भी कर दीजिए 320 गुना 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। तो ये 0 से पॉइंट खत्म, और 6 दूनी 12, इतना बड़ा का ऑप्शन ये किधर ले, गुना कीजिए उतने आएगा। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे वीडियो भले ही आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगा, प्रायः लॉन्ग वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो हमको बहुत कम मिलेगा मेरा वीडियो। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आज तक शॉर्टकट से किसी का भला नहीं हुआ, ना ही किसी का होने वाला है शॉर्टकट से, बात समझ रहे हैं। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा, आप सोचिएगा शॉर्टकट से निकल जाए और हमारा जो काम हो जाए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं शॉर्टकट पे ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, शॉर्ट उस जगह देता हूँ जहाँ हो सके कि हाँ इससे काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, तो वहाँ कर देता हूँ। लेकिन आप सोचिएगा ये सब मैं आपको शॉर्टकट दूँ, ये करना ले करना शॉर्ट वीडियो, वो सही नहीं है। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ। और रियलिटी यही है कि शॉर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, बात समझिए।
तो यहाँ पर जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। है कौन सा दर्पण? अवतल, ठीक है, अवतल। तो आपका अवतल दर्पण आप जो है माइंड में फिट होना चाहिए कि किस तरह का बनता है। उसके बाद आप चिन्ह विन्ह को हिसाब किताब लगा सकते हैं। जैसे ये ध्रुव हो गया, और ये आपका एफ, ये सी, यानी ये त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, जो भी ये सब जानते होंगे आप लोग। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी जो है आपका वो 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ओके, फिर अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर रखी हुई है, यानी कुछ इधर मान लीजिए इतना दूरी पर रखा हुआ है। तो वस्तु यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है, तो चलिए आप यहाँ पर लिख लेते हैं। फोकस हमें दिया है, फोकस किधर? इधर सामने है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें वस्तु की दूरी दी है, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। ये किसमें? ये भी वस्तु के दर्पण के सामने, तो ये भी माइनस में है। ठीक, हमसे भी पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, दर्पण फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही फार्मूला होता है कि नहीं? तो ये हमें प्राप्त करनी है। 1/u कितना? माइनस का 30, 1/f कितना? माइनस का 20। इसको उधर लेके जाइए ना, 1/v बराबर क्या? 1/ माइनस का 20, ये माइनस में है तो ये प्लस में, इधर 1/30। देखिए यहीं पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल कर आएगा 60 माइनस 3 और ये प्लस का 2, तो 1/v बराबर माइनस का 1/60, तो v बराबर माइनस 60। तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है, दूरी कभी माइनस में नहीं होता है कि नहीं? तो ये माइनस 60 राइट आंसर है। माइनस में भी देता तो पर भी आपका राइट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग इतना किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है, ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य इतना है, तो इसे 700 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए मैथ हो तो आपका बढ़िया है, कोई सब प्रश्न आपसे आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखिए आपको आवृत्ति दिया हुआ 3.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो हमको हर्ट्ज में चाहिए, तो इसको हम क्या 1000 से गुना कर देंगे, तो 3.5 इंटू 1000। ओह नो, बैटरी लो हो गई, सिस्टम की बैटरी ही नहीं चलती है और बिजली भी चल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसकी तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इस सब में कुछ है नहीं, सिर्फ सूत्र वगैरह याद होना चाहिए। क्या कर रहा है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3.5 किलो हर्ट्ज। ओके, उसके बाद तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है जो कि 0.1 मीटर, तो इससे 700 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमें c चाहिए, यानी ध्वनि का वेग चाहिए तब ना, और हमें यहाँ दूरी दिया हुआ है, कह सकते हैं 700 मीटर। यहाँ पर देखिए मैथ के तरीके से भी बनाइएगा तो बनेगा, साइंस के भी तरीके से बनाइएगा तो बनेगा। तो इन तीनों से रिलेटेड एक फार्मूला आपको दिखता होगा, F बराबर, ये फार्मूला आपको नज़र आता होगा। तो यहाँ पर मान पुट कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये किलो हर्ट्ज में, इसको हर्ट्ज में चेंज करना होगा। 3.5 1 मिनट,
3.5 इंटू 1000। अब 1000 क्यों? क्योंकि यहाँ किलो हर्ट्ज है, किलो को हटाना है तो ये चेंज हो गया हर्ट्ज में। और सी हमें यानी ध्वनि का वेग निकालना है और ये हमें दिया हुआ है 0.1। तो सी बराबर यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एक जीरो से ये पॉइंट ख़त्म और यहाँ पर एक पॉइंट और भी है। चलिए थोड़ा सा उजरा जाइएगा आप लोग। 35 गुना 100 गुना 0.1, तो इस पॉइंट से एक पॉइंट और ख़त्म, तो कितना आ गया, सी बराबर 350। ठीक है, यानी ये ध्वनि का वेग है। ठीक, और हमको इतना दूरी तय करवाना है तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे 4। ये तो दूरी कितना 700, चाल कितना 350, तो भागा दीजिएगा कितना 2 मीटर। 2 टाइम है ना, तो ये सेकेंड में 2 सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या है जिसके किसी दिए गए माध्यम में से आवृत्ति 820 हर्ट्ज है और गति 420 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तरंगदैर्घ्य। चलिए निकालते हैं तरंगदैर्घ्य, यानी हमसे इसका मान पूछ रहा है। एफ दिया हुआ है 820 और सी का मान हमें दिया हुआ है 420। तो यहाँ से हम फार्मूला तो लगा सकते हैं, एफ बराबर, देखिए आपको जो फार्मूला याद है वही लिखिए, ना कि कुछ और कि डायरेक्ट हम सी बराबर लगाएं, या कोई एक फार्मूला याद होना चाहिए, इसी से तो घुमा फिरा के फार्मूला बनेगा, है कि नहीं। तो ये 820, सी कितना 420 अपॉन ये। तो हमसे तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, ये तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, ये आपका तरंगदैर्घ्य है। ओके, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 420 अपॉन 820, तो ये कहीं ना कहीं एक से भी कम आएगा और एक से एक ही ऑप्शन है, घटाइएगा यही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 80 किलो द्रव्यमान बढ़ाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा खर्च की गई। द्रव्यमान को डैश की ऊंचाई तक उठाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हमें दिया है 9800 जूल, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि mgh होता है। m मतलब द्रव्यमान 80 kg, g का मान अगर कुछ नहीं दिया है तो 10 मान लीजिए। h हमसे पूछ रहा है कितनी ऊंचाई तक उठाया होगा, बस इसको सोल्व कीजिए। 2 जीरो ख़त्म, 8 से भाग लगेगा तो 12 8 96 और बच गया 2 4 बच गया, 12 8 96, 12 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि यहाँ 12.5 दिया हुआ है, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 लिया है। यहाँ पर हो सकता है इसके हिसाब से 9.8 लिया हो जी का मान, है कि नहीं। mgh होता है कि नहीं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, तो यही है। तो नेक्स्ट मैंने इन सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया है, सॉल्यूशन के साथ भी और बिना सॉल्यूशन का भी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं।
और एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स उठाता है, उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। फिर वही पूछ रहा है, यहाँ भी स्थिति ऊर्जा कहीं 2 मीटर दिया है और एक बॉक्स उठाता। अच्छा, एक फार्मूला और आप पढ़े होंगे, कार्य बराबर F इंटू एस, यानी बल गुना विस्थापन। तो बल कितना 120 न्यूटन, विस्थापन कितना 2 मीटर, तो ये कितना 240 जूल। ये आंसर हो गया। कहीं कहीं इसी तरह के क्वेश्चंस होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिएगा उस क्वेश्चंस में लिखा होगा कोई व्यक्ति अपने सिर पर 50 केजी का वजन लेकर खड़े हैं, तो कितना कार्य किया, तो वहाँ पर 0 होगा, क्योंकि अगर देखिए आप खड़े हैं, ये मान लीजिए ये आप हैं, जो भी है, और इसके माथे पे कुछ वजन है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये 0 हो जाएगा कार्य। अगर इसी हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर कोई है और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे उठा रहा है यहाँ से वस्तु को, तो फिर कार्य अलग हो जाएगा। जब माथे पर लेने की बात हो तब आप 0 मारिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। ये टोटल क्वेश्चंस रहा। हाँ, इसमें देखिए क्वेश्चंस जो है, मैंने साइंस का जो क्वेश्चन लिया है वह मिक्स क्वेश्चन लिया है। हालांकि है प्रीवियस ईयर का, टोटल ही है प्रीवियस ईयर का, मैं एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं लिया हूँ, टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर का है। लेकिन साइंस के जो क्वेश्चन है वह मैं सब अलग अलग पेपर से लिया, लेकिन मैथ का जो पेपर है वह टोटल के टोटल एक ही शिफ्ट से है। बात समझ रहे? ये जितने भी मैथ मैंने कराया वह सारे के सारे एक ही शिफ्ट से है। नहीं तो आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए और देखिए, मिलाइए। ओके, तो चलिए, ये टोटल मैंने क्वेश्चंस को करा दिया है। आप लोग का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, तो आप देखिए वीडियो में एक टाइमिंग आता होगा, जब चलाते होंगे वीडियो को तो उसमें कुछ टाइमिंग आता होगा 10, 30 या जो भी हो। यहाँ पर आगे जितने लेंथ की हो तो कुछ ना कुछ, अगर यहाँ तक देखें तो कुछ ना कुछ उस जगह टाइम आएगा। उस टाइम को लिख कर बोल दीजिए कि हाँ इस जगह, या तो हो सकता है कि हमसे आंसर गलत हो गया हो, या हो सकता है कोई सोल्यूशन गलत हो। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई भगवान तो हो नहीं कि जो हमसे गलती नहीं हो सकती है। तो आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गलत है, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। ओके, और हो सके तो मैं जवाब भी दे दूँगा। हाँ, और प्रायः मैं सभी के कमेंट का जवाब शाम 6 बजे देता हूँ, शाम को 6 बजे, क्योंकि मैं इस समय हमारे घर के बगल में फील्ड है और फील्ड पर जाकर बैठते हैं, फिर वहीं पर देखता हूँ सभी का कमेंट वगैरह को और रिप्लाई करता हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ, मैं प्रायः सभी का कमेंट का, जो भी कमेंट करते हैं उसके रिप्लाई देते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी हो। देखिए त्रुटियाँ तो हम में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। एक क्वेश्चन में गलती हुआ था तो किसी भाई ने मुझे कमेंट किया कि हाँ इसका आंसर ये आओ, तो मैंने उसे रिप्लाई भी कर दिया था कि हाँ हमसे गलती हो गया है, तो गलती हो सकती है कि नहीं। बाकी बात क्या बोलूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके देखिए अभी तक आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिमोटिव हो जाता हूँ कि वीडियोज के व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं जा रहा है, टाइम वॉच टाइम भी सही आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? या आप लोगों के हाथों में, या तो फिर आप करना भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, लाइक से हमें कुछ मिलता नहीं है, बस थोड़ा सा
हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जो हम आप सबों के लिए बना रहे हैं और भी आगे इसे जारी रखा जाए। देखिए, इसके होने के बाद जो है टोटल जितना भी पेपर है, इसको कराने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। टोटल मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, जो लगभग 30 से 32 प्रैक्टिस पेपर है, तो उससे मैं वहाँ से टोटल कंप्लीट करवा दूंगा। और ये टोटल 29 शिफ्ट में प्रीवियस ईयर का जो ऑफिशियल पेपर है वो ये 29 शिफ्ट में इसका, हालांकि मैं फुल सॉल्यूशन करवाया हूँ। सिर्फ कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं मैथ और साइंस का कराया जाए, तो मैं मैथ और साइंस को इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, तो करवा रहा हूँ। बाकी बात बोलिएगा तो मैं रीजनिंग का भी अलग से करवा दूँगा। तो लेकिन अपना कमेंट फीडबैक में दीजिएगा, तभी तो मैं आगे समझ पाऊँगा कि हाँ आप चाहते क्या है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, है कि नहीं। हालांकि मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं करा रहा हूँ। तो बाकी बात क्या बोलूँ, कर लीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, है कि नहीं। बाकी बात थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।